आज क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे अपना फर्टिलाइजेशन और हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर सारी चीज़ें दिखनी थी कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें फिटस और सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि स्टार्टिंग की जो डेवलपमेंट होती है फिटस की या एक एम्ब्रियो या बच्चे की, वो हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं। ठीक है, हमें एक नॉर्मल यूट्रस नज़र आ रहा होता है जिसकी एंडोमेट्रियम माहवारी की लाइनिंग थिक नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, बार बार फॉल्स डायग्नोज कर देते क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है ना। तो हम बोल देते हैं भाई प्रेगनेंसी नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ रही है, कंटिन्यू नहीं है, या फिर जो बच्चे की पानी की थैली है उसके अंदर बच्चा नहीं आया है। तो उसके लिहाज से हमें जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए। डेज वाइज उसमें किस तरह की चेंजिंग्स आती हैं, किस तरह से वो ग्रो अप हो रहा होता है, किन दिनों पे वो हमें अल्ट्रासाउंड में नज़र आने लगता है। उस लिहाज से हम क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जाहिर है चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम सिर्फ फॉल्स डायग्नोसिस बनाएंगे और उस बिहाफ पे हम क्या करेंगे, एक वायबल प्रेगनेंसी जो अच्छी प्रेगनेंसी थी उसको क्या करवा देंगे, हम लॉस करवा देंगे ना। जाहिर है हम जब पेशेंट को बोल देंगे भाई कि तुम्हें महामारी नहीं आ रही है और तुम्हारी प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो जाहिर दूसरी डॉक्टर क्या करेगी, जो उसकी गायनाकोलॉजिस्ट होगी वो उसको महामारी आने की मेडिसिन दे देगी। और जब महामारी आएगी तो जो एक इम्प्लांट एग होगा वो क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के झड़ने की वजह से वो अंडा भी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, किस प्रोसेस के बिहाफ पे होती है। ठीक है, और किस तरह से वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, वो सारी चीज़ें हम क्या करें, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द जर्मिनल स्टेज, क्योंकि हमने कहानी का स्टेज पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद उसी के साथ साथ हम जर्मिनल स्टेज देख रहे हैं। जर्मिनल स्टेज क्या है, बेसिकली ये वो टाइम है, जर्मिनल स्टेज हम उस स्टेज को कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है और फिर सेल डिवीज़न के बाद वो जो अंडा होता है, फर्टिलाइज एग जो होता है, वो जाकर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है कंप्लीट तरह से यूट्रस में। ठीक है, तो जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है ये यही दी है, द जर्मिनल स्टेज रेफर टू द टाइम फ्रॉम fertilization through the development of the early embryo until implantation is complete in the uterus। तो जर्मिनल स्टेज जो है उस स्टेज तक रहेगा जब तक एक एग इम्प्लांट नहीं हो जाता। यानी कि अगर कोई एग ओवरी से निकला है, फैलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज हो चुका है, अब उसमें सेल डिवीज़न हो रही है, लेकिन अभी तक वो जाकर एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे इम्प्लांट नहीं हुआ, यानी कि वो यूट्रस तक नहीं पहुंचा, बच्चेदानी तक नहीं पहुंचा, तो उसका कौन सा स्टेज रहेगा, जर्मिनल स्टेज रहेगा। जैसे ही वो एग जो है वो लुढ़कता फुढ़कता फैलोपियन ट्यूब से निकलेगा, ठीक है, और आकर जैसे ही बच्चेदानी के अंदर चिपक जाएगा, जो माहवारी की लाइनिंग है उसमें धंस जाएगा, तो उसका जर्मिनल स्टेज चलता रहेगा। जैसे ही इम्प्लांट हुआ वहाँ पर चिपक गया, वहाँ पर ठहर गया पूरी तरह से यूट्रस के अंदर, तो वहाँ से जर्मिनल स्टेज क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, द जर्मिनल स्टेज टेक अराउंड 10 डेज। जो हमारा जर्मिनल स्टेज है वो मैक्सिमम 10 दिन लेता है। और ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो डे 1 स्टार्ट हो जाता है और डे 1 के बाद से ये चीज़ चलती रहती है, यानी कि एग लुढ़कता रहता है फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलने के लिए, बच्चेदानी तक जाने के लिए। तो इस प्रोसेस में यानी कि उसको ट्यूब से निकलने में जो है ना वो 10 दिन हो जाते। ठीक है, 10 दिन में काफ़ी सारी उसके अंदर सेल डिवीज़न हो जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत कैविटीज़ फॉर्म हो जाती हैं और उसके बाद वो क्या होता है, जैसे ही 10 दिन अराउंड 9-10 दिन का टाइम होता है,
वो जाकर बच्चेदानी में जो माहवारी की लाइनिंग होती है उसमें जाके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द ज़ायगोट डिवाइड इन अ प्रोसेस कॉल्ड क्लैवेज। ज़ायगोट बेसिकली हम किसको कहते हैं, जब एक मेल और फीमेल का एग आपस में मिलता है तो जो एक कंप्लीट 46 क्रोमोसोम वाला सेल जो बनता है उसको हम ज़ायगोट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास ज़ायगोट बनता है तो हमने वो प्रोसेस पढ़ा था कि एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 2 से 4, 4 से फिर 8 सेल बनेंगे। ठीक है, और फिर 8 से 16 सेल बनेंगे। ये जब 16 सेल पे पहुंचेगा, ठीक है, 8 8 16, तो इसको हम कहेंगे मॉर्यूला वाला स्टेज। ठीक है, यानी कि एक क्या होगा, एक थैली होगी, उसके अंदर ये सारे सेल्स क्या होंगे, इस तरह से गुच्छे की तरह जमा होंगे। इस थैली को, इस वॉल के जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं ज़ोना पेलिसुला। जैसे ही ये मॉर्यूला वाले स्टेज पर पहुंचेगा तो जो ज़ोना पेलिसुला की ये जो लेयर होगी ये क्या होगी, धीरे धीरे रप्चर होने लगेगी, ये टूटने लगेगी। ठीक है, जैसे ही ये टूटेगी तो इस स्टेज पे क्या होता है, इसको हम कहते हैं ब्लास्ट होना, टूटना, ब्लास्ट होना। तो जैसे ये ब्लास्ट होगा इसको नाम दे देंगे हम ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट में अर्ली और लेट ब्लास्टोसिस्ट वगैरह का नाम आता है, तो हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ क्या पढ़े, जैसे ये ब्लास्ट होगा तो इसको नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट का। और इसमें जो 16 सेल्स है, जाहिर है वो 16 से 32 होंगे, तो सेल्स क्या होंगे, इस तरह करके पेरिफेरली इस तरह से अरेंज होके एक कैविटी फॉर्म करेंगे, राउंड सी कैविटी। ठीक है, इस तरह से पेरिफेरली सेल्स अरेंज हो जाएंगे और कुछ सेल्स इस तरह से इनर पे एक साइड में जमा हो जाएंगे, जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो पेरिफेरली जो सेल्स है ये प्लासेंटा बनाएंगे, और ये जो सेंटर में सेल है, ये जो सेल वाला है इनर सेल मास, ये क्या करेगा, फीटस के लिए डिफरेंट कैविटीज फॉर्म करेगा, यानी कि यॉर्क सैक कैविटी जर्दी वाली और एमनियन कैविटी पानी वाली, और फिर यहीं से एक एम्ब्रियो क्या होगा, अराइज होगा। ठीक है, तो जैसे ही ज़ायगोट डिवाइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लैवेज, यानी कि एक सेल था, उस सेल में शगाफ पड़ा, वो बीच में से आधा हुआ और आधा होने के बाद इस तरह करके 2 सेल्स बने। ठीक है, फिर 2 सेल जो 4 सेल में डिवाइड होते हैं उसको हम कहते हैं क्लैवेज का प्रोसेस। तो ये क्लैवेज का प्रोसेस अंटिल ब्लास्टोसिस्ट तक चलता रहता है। ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद भी आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब एग इम्प्लांट हो जाता है तब भी जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जैसे ही क्लैवेज होगा सेल्स में टूट फूट होगी, सेल्स की तादाद बढ़ेगी। अ ब्लास्टोसिस्ट इज देन द फॉर्म एंड इम्प्लांट इन द यूट्रस, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बना, ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या होगा, वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक यूट्रस है। ठीक है, ये इसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ये ऐसी थिक सी मोटी सी, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास ट्यूब है। इस ट्यूब से ये जो एग है ये यहाँ से आया, यहाँ पर आते 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 यहाँ पर आकर एग इम्प्लांट हो गया। ठीक है, तो जब भी ये एग यहाँ पर था और यहाँ से आने लगा इधर यूट्रस की तरफ, तो ये स्टार्टिंग से ब्लास्टोसिस्ट नहीं था, ये स्टार्टिंग में क्या था, सिंगल सेल था, फिर सेल और डिवाइड होते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट बना। फिर ब्लास्टोसिस्ट में जो पेरिफेरली चारों तरफ जो सेल्स जमा हुए थे, जो बच्चे की कैविटी वगैरह फॉर्म करनी थी, वो यहाँ पर आकर माहवारी की लाइन में इम्प्लांट हो गया। अब यहाँ से वो क्या करेगा, अपनी जो है वो ब्लड सप्लाई इस तरह से करके जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपनी जो है वो ब्लड सप्लाई लेकर अपने आप को
ग्रो अप कर लेगा, ठीक है, अपने आप को बढ़ा लेगा। अच्छा, यहाँ तक तो जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो रही थी, ठीक है, तब तक क्या चल रहा था, हमारा जर्मिनल स्टेज चल रहा था। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई, यानी कि जैसे ही एग यहाँ पर आके अंडा जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ, चिपका, अब यहाँ से एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस से मुराद ये है कि ये एग था, ये यहाँ पे इम्प्लांट हुआ। अब यहाँ पर जो छोटा सा नन्हा सा एम्ब्रियो छुपा हुआ था, यहाँ पर जो है नन्हा सा एम्ब्रियो इस तरह से यहाँ पे छुपा हुआ था, अब ये धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगेगा और इसके अपने ऑर्गन्स और सारी चीज़ें क्या होंगी, डेवलप होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही एग इम्प्लांट हुआ, उसने अपनी ब्लड सप्लाई वगैरह लेना स्टार्ट की, यानी कि प्लासेंटा जो था अवरनाल अपना बनाना स्टार्ट किया। उसमें क्या होगा, अवरनाल बनाने के बाद कि वो धीरे धीरे अब बच्चे की भी नशोनुमा स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियोजेनेसिस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेज गैस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेज क्या था, जर्मिनल स्टेज, जहाँ पर अंडा जो है इम्प्लांट होने की तैयारी कर रहा था, यानी कि अपने आप को यूट्रस में पहुंचाकर जमाने की तैयारी कर रहा था। सेकेंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ही अंडा वहाँ पर जाकर जम गया, चिपक गया, वहाँ से एक स्टेज स्टार्ट होगी, नेक्स्ट स्टेज, जिसका नाम है गैस्ट्रेशन, ठीक है। व्हेन गैस्ट्रेशन वाला स्टेज क्या होता है, जब एक 3 जर्म लेयर्स जो है वो एम्ब्रियो को बनाने के लिए लेयर्स, यानी कि 3 सेल्स की ना लेयर्स होती हैं, यानी कि जहाँ से बच्चे का वो हाथ पाँव आँख सारी चीज़ें बननी है, तो इस तरह के जो है ना 3 लेयर्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। कोई से भी रेंडम कलर से मैं बना रही हूँ, इस तरह करके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। बड़ा भी होगा बायो में मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। इस तरह के 3 लेयर्स होते हैं। इन 3 लेयर्स में क्या होता है, एक लेयर बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड और फिर जो है दूसरी लेयर उसका जो है ना वो हार्ट वगैरह डेवलप करती है, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन का सारा सब कुछ, और फिर उसके बोन्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बोन्स वगैरह डेवलप होते हैं, इस तरह करके कि मतलब पूरा वो ना एक बेबी की टाइप का लगे, ठीक है। तो जहाँ से बेबी फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस को, यानी कि बच्चे बनाने के प्रोसेस को गैस्ट्रेशन कह रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आगे लिखा हुआ है, इस प्रोसेस के अंदर न्यूरेशन, यानी कि उसके दिमाग का पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा, और ऑर्गेनोजेनेसिस बनेगा, यानी कि उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे, बेसिकली सबसे वाइटल ऑर्गन सबसे पहले उसका क्या है, हार्ट है, क्योंकि ब्लड सप्लाई उसकी बॉडी में होगी तो फिर बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा ना। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट है, फिर लंग्स हैं, और फिर उसका लिवर वगैरह, बोन्स हैं, सारी चीज़ें क्या होंगी उसी से बनेंगी, ठीक है। अब साथ ही साथ कुछ इमेजेस देख लेते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट इमेज हमारे पास क्या है कि यहाँ से फर्टिलाइज्ड एग जो था हमारे पास, ये फर्टिलाइज्ड एग है, डे 1, डे 2, 12 और फर्टिलाइज होने के बाद में सेल डिवीजन हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक सेल कंप्लीट, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ डे 2 पे, फिर 2 सेल 4 सेल में, ठीक है। उसके बाद इस तरह से 8 सेल बना, फिर 8 सेल के बाद ये 16 सेल में जब डिवाइड हुआ तो मॉड्यूला बना, और फिर आप इस स्टेज पे, मॉड्यूला के स्टेज पे देख सकते हो कि ये एक जिसके ऊपर लेयर थी वो हट गई, और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट में डे 4 और 5 पे जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हुआ, फिर 6, 7 और 8वें 9वें दिन आकर ये इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, ठीक है। यानी कि ये जो माहवारी की एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, ये जो येलो येलो लाइनिंग हमें नज़र आ रही, यहाँ पे आके प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो इम्प्लांटेशन वाला स्टेज है इसका, ये हमारा क्या चल रहा था,
जर्मिनल स्टेज, ठीक है, जिसमें पूरा वो सारे सेल्स जो है वो डिवीजन हुआ, सारा सब कुछ, और आगे इम्प्लांट हुआ। जैसे ही इम्प्लांट हुआ तो जर्मिनल स्टेज खत्म। उसके बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा? गैस्ट्रुएशन। इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें एक कैविटी दिख रही है, ठीक है, ये इसकी जो है वो यॉर्क सैक कैविटी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका अंडे की गर्दी है और यहाँ पर उसका पानी का कैविटी है, ठीक है, जिस पानी के अंदर वो रहेगा। लेकिन हम इन दोनों कैविटी के बीच में देख सकते हैं कि इन दोनों कैविटी के बीच में क्या है, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रुएशन कह रहे हैं। गैस्ट्रुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ग्रीन, पर्पल और येलो, ठीक है। ये प्रोसेस कब हो रहा है? डे 16 पे, यानी कि इम्प्लांटेशन के 16वें दिन। 10वें दिन एग इम्प्लांट हुआ, ठीक है, फिर बीच में कुछ और दिन गुजरे, 5 दिन, और 16वें दिन पे क्या हुआ कि बच्चा जो है वो अच्छे से और डेवलप होने लगा। ये जो 3 लेयर्स थी, पहला था एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी क्या करते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी से मुराद हमारी यही कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो स्टार्टिंग में जो बनना स्टार्ट होते हैं, तो यही वो लेयर्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो हमारे ऑर्गन्स डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही गैस्ट्रुएशन का प्रोसेस हुआ तो 4थे हफ्ते पे आप देख सकते हैं, यानी कि पूरा 1 महीना कंप्लीट होने के बाद इस तरह का एक एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा 4थे हफ्ते पे, यानी कि पूरे 1 महीने पे। और 1 महीने पे तो आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई फाइंडिंग भी नहीं मिल रही होती इतनी अच्छी। 1 महीने अगर कोई पहले ही महीने आ जाए अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं तो डॉक्टर कहती पहले ही महीने क्यों आ गई बीवी तुम अपना अल्ट्रासाउंड करवाने। तो पहले महीने पे अल्ट्रासाउंड के अंदर फाइंडिंग्स नहीं मिल रही होती हैं। इतना छोटा सा जो फीटस है, एम्ब्रियो है, वो बन चुका होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। तो हम क्या करवा देते हैं, भाई कोई प्रेगनेंसी नहीं है, जाओ मेडिसिन ले लो, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से मिस्टेक है। बहुत छोटा सा नन्हा सा एम्ब्रियो होता है और हमें सिर्फ क्या नज़र आ रही होती है कि सपोज अगर ये यूट्रस है तो यूट्रस में, और ये उसकी अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, तो हमें एक छोटी सी जो है पानी की थैली इस तरह से करके नज़र आ रही होती है, नन्ही सी, और वो भी बातों बात हमें नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो सेट जो होता है ना, जो बच्चे की पानी की थैली, तो वो बहुत छोटी होती है, तो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो हमें मैक्सिमम वेट करना चाहिए 2 हफ्ते और का, कि पेशेंट जो है वो 6ठे हफ्ते पे आए हमारे पास। अगर 4थे हफ्ते पे आइए, पहले ही महीने आ गई और हमें फाइंडिंग्स नहीं मिल रही, तो हम ये नहीं बोलेंगे प्रेगनेंसी नहीं है। अगर वो श्योर है कि नहीं भाई मेरी प्रेगनेंसी है और ये सब फलाने माँ का पीटी टेस्ट वगैरह किया है मैंने ये और उसमें पॉजिटिव आया, तो आप 2 हफ्ते बाद दोबारा बुलाओगे ये देखने के लिए कि इस तरह का कोई सैक आपको छोटा सा जो पहले नहीं दिख रहा था छोटा होने की वजह से, अब वो 2 हफ्ते बाद जाहिर है उसमें डेवलपमेंट हो चुकी होगी, बड़ा हो चुका होगा, कि अब वो सैक वो बच्चे की पानी की थैली है या फिर नहीं। क्योंकि बच्चा तो अंदर मौजूद होता है लेकिन बाय मिस्टेक हमसे कहीं ना कहीं ये मिस्टेक होती है जिसमें हम कह देते हैं कि भाई एम्ब्रियो जो है वो कोई प्रेगनेंसी नहीं, कोई बच्चा नहीं है और ये और वो, और तुम जाके दवाई ले लो ताकि तुम्हें पीरियड्स आ जाए। तो इस तरह की मिस्टेक्स हमने नहीं करनी है।